तो दोस्तों आज हम लोग जो प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो RO प्रीलिम्स 2023 के बेस पर ये आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है मेरे भाई, आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग RO पेट या फिर यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले हैं। तो आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा मेरे भाई, इसमें 50 जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे और 50 जो है जीएस के क्वेश्चन होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है मेरे भाई, ये हमने नहीं तैयार किया है कि अपने मन से मैं मनगढ़ंत जो हमें आलू और लालू टाइप का क्वेश्चन लगा उसको मैंने छाप दिया, जो पढ़ने और पढ़ाने में मज़ा आए, मसालेदार क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं है। ये दृष्टि आईएएस का मॉडल पेपर है करंट अफेयर और जीएस का, इसी को मैं आप सबके सामने रखकर इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो 50 जीएस का होगा, 50 ये करंट अफेयर का। और ये ऐसे क्वेश्चन है करंट अफेयर और जीएस वाले जो अब तक RO जैसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बिल्कुल उसी के बेस पर ये तैयार किए गए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन, किस कोना से क्वेश्चन RO के एग्ज़ाम में आते हैं, किस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इसी बेस पर तैयार किया गया है अब तक जो आए हैं। तो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि आपको मैंने कहा, ये हमने नहीं तैयार किया है, यह दृष्टि आईएएस जैसी इतनी बड़ी और विश्वसनीय संस्था का ये मॉडल पेपर है, यह वहीं से तैयार किया गया है। तो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और मेरे भाई आपसे कि आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया का एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके। इससे आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं मेरे भाई, आपका कुछ जाएगा नहीं इससे, जिससे कारण आप ऐसा कर देने से हमारा जो है मनोबल बढ़ जाता है, काम करने का हमारा जुनून बढ़ जाएगा। तो चलते हम लोग आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलते हम लोग अपने सबसे पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा है पहला कि उत्तर प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जहां पर यात्रियों के विश्राम के लिए प्रदेश का पहला स्लीपिंग पॉड बनाने का निर्णय लिया गया है। तो मेरे भाई ये जो स्लीपिंग पॉड बनाने का निर्णय लिया गया है, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर बनाने का लिया गया है, क्योंकि ये प्रयागराज पर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने वाली है, क्योंकि हर 12 साल के बाद यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। अभी सन 2013 में लगा था, अब सन 2025 में यहाँ कुंभ मेला लगने वाला है, जिसके कारण यहाँ हज़ारों करोड़ों लोग देश विदेश से आएंगे। तो उनको ठहरने के लिए कोई दिक्कत ना हो, जगह जगह होटल वगैरह में भागना, इसलिए यहाँ स्लीपिंग पॉड बनाया जाएगा। ये एक तरह का सेल रूम होगा, डिजिटल रूम। तो मामूली सा पैसा देकर लोग यहाँ ठहर सकते हैं। यह प्रयागराज के जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास बनाया जाएगा। आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि यही होता है, एक सेल रूम की तरह, एक वाईफाई या डिजिटल रूम कह सकते हैं। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 अगस्त 2023 को बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर 5वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई। तो मेरे भाई जो 5वीं संगोष्ठी जो कार्यक्रम आयोजित किया गया बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर, ये किया गया गुवाहाटी में। ये असम का एक बड़ा शहर है, फेमस शहर है गुवाहाटी, यहीं पर किया गया। ये बाल सुरक्षा कल्याण क्या है मेरे भाई कि जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं उनके जो है जो न्याय कानून और गोद लेने की प्रथा इत्यादि के बारे में समीक्षा करने के लिए, उनके कानून में कैसे सुधार करने के लिए गुवाहाटी में बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर 5वीं संगोष्ठी आयोजित किया गया, जहां पर जो है नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, 7 राज्यों ने हिस्सा लिया इसमें। आगे देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का आधारशिला कब रखा गया। तीसरा क्वेश्चन है। तो मेरे भाई ये जो 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का आधारशिला रखा गया वो 6 अगस्त 2023 को रखा गया। तो ये क्या है मेरे भाई 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, यानी जो रेलवे स्टेशन ऐसे 508 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर जो है उसके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, वहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो, वहाँ पर उसकी तमाम सुविधाएं, उसकी बिल्डिंग, उसके ट्रैक या फिर उसके निकास, यानी उसके सभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप करने का निर्णय लिया गया है। आगे चले हम लोग देखें चौथे में क्या करा है। चौथे में हाल ही में
स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत कब की गई? स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत मेरे भाई ये 3 अगस्त 2023 को किया गया, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है स्टडी इन इंडिया पोर्टल? कि वो विदेशी जो भारत में स्टडी कर रहे हैं, भारत में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए यह है कि उनके भारतीय छात्र जो मतलब विदेशी जो भारत में शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, उनको आसान बनाने के लिए, तो उसी से संबंधित ये स्टडी इंडिया पोर्टल है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखें हम लोग 5वें में, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में G20 के अंतर्गत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो मेरे भाई G20 के अंतर्गत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया, ऑप्शन नंबर ए वाराणसी हो जाएगा हमारा। आगे हम चलो देखें, शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया है। कब किया गया? शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन किया गया। तो ये मेरे भाई जो हमारा 6वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 2 अगस्त 2023 को किया गया। तो ये क्या है शिक्षा एक्सपर्ट पैनल? तो मेरे भाई जैसे SC ST OBC जो इत्यादि के जो या विकलांग हो गए या अल्पसंख्यक हो गए, इन सभी में जो अलग अलग संस्थाओं में इन्हें भेदभाव झेलना पड़ता है और तमाम विरोधों का सामना करना पड़ता है, तो उसी के लिए ये एक्सपर्ट पैनल गठन किया गया है कि इनको जैसे जो ये वंचित समुदाय में आते हैं, तो इनके कैसे हक और अधिकार कैसे मतलब कोई न छीन पाए, इनको पूरी तरीके से मिले, इसी के लिए यह एक्सपर्ट पैनल गठन किया गया है 2 अगस्त 2023 को। आगे देखें हम लोग, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 संसद से कब पारित हुआ? मेरे भाई यह 7 अगस्त 2023 को पारित हुआ लोकसभा से, लेकिन यह राज्यसभा से 1 अगस्त को ही पारित हो गया था। तो आप लोग को अगर क्वेश्चन अगर पूछे कोई कब पारित हुआ, तो फाइनली 7 अगस्त 2023 को पारित हो गया। तो ये क्या है? जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, कि यह जो है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पूरी तरह से डिजिटलीकरण हो गया है, कि 1 हफ्ते में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा, और ये जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र है, इसका डाटा जो है रजिस्ट्रार जो है तैयार करेगा। तो ये 7 अगस्त 2023 को संसद से पारित हुआ। 8वां देखें, 10 अगस्त 2023 को 10वीं भारत नेपाल लाइफ ऑफ क्रेडिट LOC की समीक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो मेरे भाई ये काठमांडू में किया गया, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहीं पर ये 10वीं भारत नेपाल लाइफ ऑफ क्रेडिट की समीक्षा करने के लिए ये किया गया। 9वां देखें, 8 अगस्त 2023 को भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये पूछ रहा है। तो कहाँ किया गया ये मेरे भाई, ये 9वां में हमसे पूछ रहा है, तो नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर सी ये है। तो आगे चले हम लोग अगर देखें 10वां में क्या कर रहा है। 10वां में हम लोग पहुंच गए हैं 10वें पर, देखते हैं क्या कर रहा है 10वां क्या है। उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जो हाल ही में सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। मेरे भाई ये कौन सा एयरपोर्ट की बात कर रहा है हमें? ये ऑप्शन नंबर ये कह रहा है, ये प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला एयरपोर्ट बन गया है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। तो चले हम लोग 11 पर देखते हैं। 12 अगस्त 2023 को खेली गई पुरुष एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी की विजेता कौन सी टीम है? 11वां में। तो मेरे भाई ये पुरुष एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी की विजेता आप लोग पढ़े होंगे करंट अफेयर में, इसको भारत ने जीत लिया है। तो भारत ने इसको जीता है इंडोनेशिया को हरा के। तो आगे हम लोग देखें 12वां में क्या कह रहा है। हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, एक पुस्तक विमोचित की गई, पुस्तक का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। ये लेखक या लेखिका कौन है? तो मेरे भाई इसके जो लेखक हैं वो नीरजा चौधरी हैं।
नीरजा चौधरी एक पत्रकार हैं मेरे भाई, याद रखना, ये एक पत्रकार हैं। सुधीर चौधरी नहीं, एक सुधीर चौधरी भी पत्रकार हैं, उनको नहीं है, ये नीरजा चौधरी हैं। तो नीरजा चौधरी जो बुक लिखे हैं अपनी, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, इस पुस्तक में जो प्रधानमंत्री अब तक ताकतवर प्रधानमंत्री हुए हैं, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अटल बिहारी और मोदी जी, ये सब जो है अपने ऐतिहासिक फैसले कैसे लिए हैं अपने कार्यकाल में, उसी से संबंधित है ये हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स। ये नाम से ही पता चल रहा है। तो नीरजा चौधरी ने लिखा है, पत्रकार हैं ये। तो आगे हम लोग देखते हैं 13वें में क्या है। 29 जुलाई 2023 को रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज पुस्तक का अनावरण किया गया। तो मेरे भाई देखिए, एक रामेश्वरम में APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई नाम की एक पुस्तक का अनावरण किया गया। तो ये रामेश्वरम कहाँ मेरे भाई, तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के एक जो है रामनाथपुरम ज़िला है, तो उसी ज़िले में ये है। तो रामेश्वरम में APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो मेरे भाई ये किया है अमित शाह जी ने किया था। हाँ, करंट अफेयर में आप लोग देखे होंगे, अमित शाह जी ने इस पुस्तक का अनावरण किया। तो इसको लिखा कौन था मेरे भाई, इस पुस्तक को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो लिखा था मेरे भाई इसमें जो एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक भतीजी और एक इसरो के वैज्ञानिक हैं, वो दोनों मिलकर इसको लिखे थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म से लेके उनके मृत्यु तक के बारे में प्रकाश डालती है। आगे हम लोग देखें, हाल ही में विश्व शेर दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो मेरे भाई, शेरों को ट्रैक करने के लिए विश्व शेर दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है शेर सूचना। इस मोबाइल ऐप्स के माध्यम से मेरे भाई वन विभाग को कोई भी आम आदमी शेरों की गतिविधियों के बारे में जो है तुरंत जानकारी दे सकता है या कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां के लेदर फुटवियर को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ। 15वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है हमारा ये। कहाँ पे ये हुआ? आगरा के। आगरा में मेरे भाई लेदर फुटवियर को GI टैग प्राप्त हुआ। आप लोग को पता है GI टैग के बारे में। तो GI टैग किसी क्षेत्र की जो विशेष उत्पाद होती है उसको चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। तो चले हम लोग अगला देखते हैं 16वां। 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किस कंपनी को हाल ही में महारत्न का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है? तो मेरे भाई इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है ये महारत्न कंपनी देने का जो है दर्जा देने का ये मंजूरी प्रदान किया है सार्वजनिक क्षेत्र के किस कंपनी को? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, तो इसे जो है महारत्न का दर्जा देने का मंजूरी प्रदान हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड। 17वां देखें हम लोग। अगस्त 2023 में भारत के पहले स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो MRI का फुल फॉर्म है, यानी 2023 में भारत के पहले स्वदेशी MRI स्कैनर का अनावरण कहाँ किया गया है? 17वां क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई किया गया ये नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। नई दिल्ली में मेरे भाई भारत के पहले स्वदेशी MRI स्कैनर का अनावरण किया गया। पता है आपको MRI क्या होता है? जो शरीर के अंदरूनी हिस्सों के बारे में जो है पता लगाती है, उनकी जो गतिविधियां उनके बारे में ये पता लगाती है MRI। तो ये पहली बार भारत की स्वदेशी तौर पर बनाई गई है। तो इसलिए ये पूछ रहा है कहाँ पर इसका अनावरण किया गया? तो दिल्ली में किया गया। 18 क्या कह रहा है? अगस्त 2023 को नई दिल्ली में संवाद भूमि का संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान
का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो संवाद भूमि का, संवाद देश का ये जो कार्यक्रम है किसके द्वारा शुभारंभ किया गया 18वां क्वेश्चन में? तो मेरे भाई ये किया गया केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। ये गिरिराज सिंह बिहार के हैं, आप लोग को पता होगा। इसी गिरिराज सिंह के खिलाफ जो इस समय जेएनयू के छात्र नेता थे, इस समय नहीं है, उस समय थे, तो इन्हीं के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे। कन्हैया कुमार इन्हीं गिरिराज के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो मैं इनको बताने के लिए आपको, क्योंकि गिरिराज से ज़्यादा कन्हैया कुमार फेमस हैं, तो इसलिए मैं बता दिया। तो यही जो है इसका शुभारंभ किए थे। तो आगे चले हम लोग देखते हैं। 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी की शुरुआत किसने किया? तो ये मेरे भाई जो शुरुआत ये किए थे, ये 19वां वाला क्वेश्चन है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पता है भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। इन्होंने ही राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना की शुरुआत की। ये क्या है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना संवर्धन योजना? कि जो युवा हैं उनका जो है स्किल डेवलप किया जाए, उनको स्किल डेवलप कर दिया जाएगा मेरे भाई। जब उनका स्किल डेवलप हो जाएगा तो उनके क्या होगा कि उन्हें नौकरी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, वो कुछ न कुछ जो है अपने स्किल के बल पर कर लेंगे वो। तो यही है इसमें। 20वां क्या है कि हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला जिला कौन सा है? ये तो एकदम सिंपल बात है मेरे भाई, गौतम बुद्ध नगर जो है उत्तर प्रदेश का एक बहुत फेमस ज़िला है, जो दिल्ली और हरियाणा से सीमा साझा करता है। अगर आप लोग और जानना चाहें तो ये गाज़ियाबाद के पास है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक शिक्षा वाला, मतलब शिक्षित ज़िला है, साक्षरता वाला ज़िला है, और यह उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीडीपी देता है, जीडीपी में योगदान देता है। मतलब भारत का वह राज्य, वो कौन सा राज्य है जो पुलिस ने हाल ही में अपना, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर पुलिस ने हाल ही में अपना एंथम सॉन्ग लॉन्च किया? तो मेरे भाई कहां पर लॉन्च किया? ये उत्तर प्रदेश के पुलिस ने अपना जो है एंथम सॉन्ग लॉन्च किया। वो एंथम सॉन्ग क्या था मेरे भाई? आप लोग को पता होगा कि एक जैसे एंथम सॉन्ग, मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ। एंथम सॉन्ग क्या था कि चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया, कांधे पर सितारे नहीं, हमने यूपी का मान सजाया है। तो ये एंथम सॉन्ग था, इसको गाया था रितेश रजवाड़ा ने इसको जो है लिखा था, और इसको गाया था कुंवर अंशित ने इसको गाया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम है उसमें भी ये पूछ सकता है। आगे देखिए हम लोग, हाल ही में इसरो ने किस शिक्षण संस्थान को अपने एक स्टेट नोडल सेंटर की स्थापना की है? तो मेरे भाई इसरो ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अपने एक स्टेट नोडल सेंटर की स्थापना किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो चले हम लोग देखते हैं 23वां वाला क्वेश्चन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत का न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? 23वां का ये कर रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं। तो मेरे भाई यह 22 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया। क्या था कि जो 3.5 टन से भारी गाड़ियां हैं उनके बारे में कोई समीक्षा करके एक नया कानून बनाया जिससे रोड और गाड़ी दुर्घटना इत्यादि से वो जो है निजात पाया जा सके। तो आगे हम लोग देखें 24वां। 14 अगस्त 2023 को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है मेरे भाई? परमिंदर चोपड़ा, अरुण बरनवाल, श्रीकांत धर, मनु भाई देसाई, किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो परमिंदर चोपड़ा को, पी चोपड़ा को ये नियुक्त किया गया है, पीएफसी का अध्यक्ष। आगे देखते हैं 25। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है मेरे भाई? कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, कहाँ पे ये पूछ रहा है? तो बनाने का जो निर्णय किया है आगरा में लिया है, ऑप्शन नंबर बी।
तो ये कन्वेंशन सेंटर होता क्या है मेरे भाई, ये एक ऐसा जो है एरिया होता है जिसको इस तरह से डेवलप किया जाता है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन हो सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेले आयोजित हो सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कोई शिक्षा या उससे संबंधित कार्यक्रम किए जा सके, तो ये होता है कन्वेंशन सेंटर। तो आगरा में बनाने का निर्णय लिया गया, उत्तर प्रदेश में। 26 वाला देखें। 30 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे हम लोग शॉर्टकट में इसरो बोलते हैं, इसरो ने PSLV C56 रॉकेट, PSLV C56 रॉकेट से किस देश के उपग्रहों को लॉन्च किया। तो मेरे भाई ये जो PSLV C56 है, इससे जो मेरे भाई ये सिंगापुर के जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया। जैसे अपना भारत उस समय एक सैटेलाइट लेके जा रहा था उस रॉकेट, तो सिंगापुर ने कहा भैया हमारा भी लेते जाओ, आप जा रहे हो तो हमारा भी टांगे जाओ। तो भारत ने कहा कितना है, तो कहा 6 है। तो 6 सिंगापुर का और एक भारत का, 7 जो है सैटेलाइट लेकर ये PSLV C56 रॉकेट उड़ा था। ये पूछेगा, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसे याद रखिएगा। सिंगापुर का भी उद्धार हो गया इसी से। 26वां हो गया, हम लोग 27वें पे चलते हैं। क्या है 27वां में? 20 अगस्त 2023 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यावरण मंत्री ने वृक्षों, वन और वन्य जीवों से संबंधित खतरों एवं अपराधों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक पोर्टल शुरू किया है। तो मेरे भाई किसने किया है? ये जो है हमारा 27वां वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये ऑप्शन नंबर ये दिल्ली हो जाएगा। हाँ, ये दिल्ली में, ये जो दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री ने वृक्षों को जो है या वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ त्वरित जल्दी कार्रवाई हो, क्योंकि दिल्ली में इतना प्रदूषण से गुजर रही है, अगर ये सब हरकत होगा वहाँ तो दिल्ली की और हालत गंभीर हो जाएगी। तो ये एक प्रदूषण को रोकने के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया है कि जो उनको नुकसान पहुँचाए पर्यावरण को, उस पर कार्रवाई जल्दी से हो। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। कब हो गया ये पूछ रहा है। तो हमें पता है एक सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, बहुत फेमस व्यक्ति बिंदेश्वर पाठक, इनका निधन हो गया। तो कब हुआ है यही हमसे पूछ रहा है 28वें में। तो ऑप्शन नंबर ये 15 अगस्त, हाँ 15 अगस्त को जो है 2023 को इनका निधन हुआ था। 29 वाला देखें। 15 अगस्त 2023 को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद हबीब का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो हमें पता है मेरे भाई मोहम्मद हबीब ये फुटबॉल खेल से संबंधित थे, और यह जो है 15 अगस्त के खेल, ये मतलब खेल के क्षेत्र में उसके योगदान देने के लिए पुरस्कार से ये हुए। और हाँ, मोहम्मद हबीब जो है ये फुटबॉल से संबंधित थे। तो इनके बारे में अगर आप लोग जानना चाहें थोड़ा सा ये मोहम्मद हबीब के बारे में, तो ये मेरे भाई अब तक 35 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे, जिनमें से ये 11 गोल किए हैं। तो बहुत फेमस फुटबॉलर थे ये मोहम्मद हबीब, इनका निधन हो चुका है। 30वां देखें हम लोग। उत्तर प्रदेश का वह पहला जिला जिसने हाल ही में ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाया है। तो कौन सा जिला अपनाया मेरे भाई? कन्नौज, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ के ऑफिस में एकदम न के बराबर जो है कागज़ पत्तर होगा। इनका यहाँ जो ऑफिस है वो ई-ऑफिस यानी पेपरलेस हो गई है। 31 देखें। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी कब प्रदान की? 31वां क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ये 16 हो जाएगा, 16 अगस्त 2023 को। 16 अगस्त 2023 को मेरे भाई आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट मंत्री थे, तो उन्होंने रेल की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दिया। इससे होगा क्या कि जो रेलवे भी बहुत ही गंदगी से, भीड़ भाड़ एरिया वाले से गुजर रहे थे, जिसके कारण ट्रेनों को चलने में बहुत दिक्कत होती थी, तो उसको जो है इस तरह से वहाँ पर डेवलप किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में कि वहाँ की भीड़ भाड़ कम हो, स्वच्छता हो और ट्रेनों की आवाजाही में कोई बाधा न पहुँचे। तो इसकी परियोजना की मंजूरी दिया गया है 16 अगस्त को। 32वां देखें हम लोग। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए कौशल विकास में मदद के लिए किस योजना की घोषणा किया? तो मेरे भाई जो मोदी जी ने युवाओं की स्किल डेवलप के लिए जो
किस योजना का जो है घोषणा किया, तो वो विश्वकर्मा योजना। हमें पता है विश्वकर्मा योजना क्या है कि जो पुरानी परंपरा की जो कला है, और पुरानी परंपरा की जो एक तरह से कह सकते हैं वो वहाँ की अपनी एक कला के साथ साथ वो जो कुछ चीज़ें बनानी जाती, जैसे मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के सामान इत्यादि, जो परंपरा पुरानी परंपरा से चली आ रही एक कला है, तो उस कला को निखारने के लिए, उस कला में लोगों को इंटरेस्ट जगाने के लिए प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत किया कि इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब इससे जुड़ेंगे तो उनका एक तरह से रोज़गार होगा, एक तरह से भारत की जो धरोहर है, भारत की जो कला पुरानी समय से चली आ रही है, जो भारत में जन्मी है, वो बची रहेगी। तो आगे चले हम लोग 33 वाला देखते हैं। अगस्त 2023 में भारतीय नौसैनिक और संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई कहा जाता है, नौसेना के बीच द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास जिसका नाम दिया गया जायद तलवार, कहाँ संपन्न हुआ जायद तलवार नाम का अभ्यास? तो मेरे भाई यह दुबई में संपन्न हुआ, भारत और यूएई के बीच हुआ था ये। तो याद रखिएगा ये जायद तलवार नाम का ये द्विपक्षीय अभ्यास पूछ सकता है आपको। तो और इसमें अगर देखेंगे ये जो द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार नाम का ये जो हुआ था, तो इसमें भारत के 2 जहाज़ जो है इसमें हिस्सा लिए थे, INS विशाखापत्तनम, INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद, ये 2 जो है जहाज़ जो है भारत में उस जायद तलवार अभ्यास में हिस्सा लिए थे, INS त्रिकंद, INS विशाखापत्तनम। आगे देखते हैं हम लोग। 21 अगस्त 2023 को मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो मेरे भाई ये जो आयोजन हुआ मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का आयोजन ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ। और इसमें कितने देश भाग लिए? 4 देश। कौन कौन? भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश इसमें भाग लिए थे और यह ऑस्ट्रेलिया पूर्वी तट पर हुआ था। 35 वाला देखें। हाल ही में वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 के ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली सोनम उत्तर प्रदेश की किस ज़िले से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश की जो सोनम है, ये जो वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पाई थी, ये अमरोहा की थी। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले से। 36 वाला देखें। 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेरे भाई अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर, पुण्यतिथि क्या होता है आप लोग जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति की जिस तिथि को मृत्यु हो जाती है उस तिथि को पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। तो लोकमान्य तिलक के पुण्यतिथि के अवसर पर ये प्रधानमंत्री जी को यह लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया और इस पुरस्कार के साथ जितने भाई पैसा मिला, मोदी जी ने उस पैसा को नमामि गंगे परियोजना में दान दे दिया। ऑप्शन नंबर सी। 37 देखें। हाल ही में जारी HIF की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम किस स्थान पर पहुंच गई? तो अभी पता है अपनी भारतीय टीम जो है जीती है, तो भारतीय हॉकी टीम जो है जीती है, तो जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम जो है मेरे भाई यह 3रे स्थान पर पहुंच गई है। HIF की जो लिस्ट आई है उसमें रैंक मिली है 3रा स्थान। 38 वाला देखें हम लोग। 20 अगस्त 2023 को फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर किस देश की टीम विजेता बनी? तो इंग्लैंड को हराकर कौन सी टीम जो है विजेता बनी है महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 में, पूछ रहा है 38वें क्वेश्चन में। तो मेरे भाई जो जीती है वही स्पेन जीती है। ऑप्शन नंबर बी, स्पेन ने ही जीता है। तो चले हम लोग आगे। नॉर्वे को हराकर, और नॉर्वे को हराकर जीता था। सॉरी नॉर्वे को नहीं हराया था इसमें। तो आगे देखें हम लोग। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया?
जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, स्पेन कहाँ किया गया, तो ये हमें बताना है। तो किया गया मेरे भाई ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी। 40वां देखें, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में किस जिले में वाइट टाइगर सफारी पार्क बनाने का निर्णय लिया है। तो कहाँ पर बनाने का लिए गए मेरे भाई वाइट टाइगर सफारी जो है ये प्रयागराज में लिया गया है। आगे देखें, हाल ही में पीपीपी मॉडल पर यानी ट्रिपल पी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों द्वारा सिटी बस संचालित को बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो इस योजना का नाम मेरे भाई पीएम बस सेवा रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये पीपीपी मॉडल की बसें क्यों आई, पीपीपी मॉडल होता क्या आप लोग पता होगा कि सार्वजनिक, पी से एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी इसमें जो बसें आएंगी उसमें प्राइवेट कंपनी का भी पैसा लगेगा, सरकार का भी पैसा लगेगा, इन दोनों के पैसा से ये जो है इस योजना को शुरुआत किया जाएगा। आगे देखें हम लोग 42 में, हाल ही में घोषित विश्वकर्मा योजना का प्रस्तावित परिव्यय क्या है। विश्वकर्मा योजना का प्रस्तावित, अभी मैंने बताया था विश्वकर्मा एक योजना के बारे में जिसे मोदी जी ने युवाओं के कौशल और पूरा परंपरावादी जो कला है उनको बढ़ावा और ज़िंदा रखने के लिए जो किया था, तो उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया, ऑप्शन नंबर ए। 41 देखें, बयालीस हो गया हमारा, 43 देखना है, सॉरी 43 क्या कह रहा है कि हाल ही में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये मेरे भाई जोहान्सबर्ग में किया गया, जोहान्सबर्ग में किया गया था। तो ये जोहान्सबर्ग है कहाँ मेरे भाई, दक्षिण अफ्रीका में है। और यही सी जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में सोना और हीरा की खान भी है, सोना हीरा की खान है जोहान्सबर्ग। कहाँ है ये, साउथ अफ्रीका में। तो आगे चलते हैं हम लोग 44 देखें, हाल ही में संपन्न ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन के दौरान कितने नए सदस्यों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। तो मेरे भाई जो 6 नए सदस्यों को इसमें सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया, ऑप्शन नंबर सी, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। 45वां देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। तो इसमें से आपको देखकर कौन लगता है, अयोध्या को मेरे भाई, क्योंकि अयोध्या आने वाले समय में एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल बनने वाला है, वहाँ प्रदूषण न फैले, इसलिए वहाँ की जो सोलर सिटी, वहाँ की जितनी भी बिजली की खपत होगी, कोशिश किया जाएगा कि सब सोलर एनर्जी से ही आपूर्ति हो जाए। हाल ही में चुनाव आयोग ने भारत में अधिक मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसे राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है। तो मेरे भाई जो चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है। 47 देखें, शतरंज विश्व कप 2023 के फाइनल में मैग्नस कार्लसन ने किस भारतीय खिलाड़ी को हराकर विश्व कप जीतने की सफलता हासिल की। तो किस भारतीय खिलाड़ी को हराकर जो है वो जीत गए शतरंज विश्व कप 2023 वाला। तो मेरे भाई जो जीते हैं वो रमेश बाबू प्रजानंद या फिर सौम्या स्वामीनाथन, पी कृष्णा या विदित गुजराती। 47वां भी हमसे पूछा है। तो मेरे भाई रमेश बाबू प्रजानंद को हराकर नॉर्वे के जो है शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने रमेश बाबू प्रजानंद को हराकर ये विश्व कप जीतने में सफलता हासिल कर लिए। 48 वाला देखें, हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। तो मेरे भाई अल्लू अर्जुन को, ऑप्शन नंबर बी। अल्लू अर्जुन को तो आप लोग जानते ही होंगे मेरे भाई कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला।
तो इनका ये फेमस डायलॉग है पुष्पा फिल्म का ये, तो यही अल्लू अर्जुन को मिला। हाल ही में घोषित 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो मेरे भाई जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार देने की घोषणा किया गया वो इसमें रॉकेटरी द नंबी इफ़ेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। तो इसे जो है बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। 50वां देखें। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसरो भेजे गए चंद्रयान 3 के मिशन के ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया। कब किया सॉफ्ट लैंडिंग? तो मेरे भाई 23 अगस्त को। कब किया? 23 अगस्त को 2023 को। तो ये लॉन्च किया गया था मेरे भाई 14 जुलाई को, और ये 40 दिन के सफ़र के लगभग बाद 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला ये चंद्रयान 3 मेरे भाई अपना विश्व का चौथा देश बन गया। विश्व का चौथा देश बन गया। अब तक केवल चाइना, यूएसए और रूस ही वहाँ पर लैंड किए थे, तो अपना भारत भी शामिल हो गया। लेकिन यह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। जितने भी देश अब तक लैंड किए हैं वह साउथ पोल पर लैंड नहीं किए हैं। तो भारत ने यहाँ पर 2 अपनी बड़ी छवि बनाई है। तो 50 क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। अब हम लोग चलते हैं अपने जीएस वाले क्वेश्चन पर। 50 जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या है। चलते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न को देखते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके द्वारा किया गया था। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था मेरे भाई, यह 1885 में हुआ था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, जिसे हम लोग A.O. ह्यूम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ हुआ था मेरे भाई? बम्बई में एक तेजपाल सिंह गोकुलदास मतलब कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज, तो वहीं हुआ था ये। तो आगे चले हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि ऑपरेशन 0 आवर किस वर्ष चलाया गया था। तो मेरे भाई ऑपरेशन 0 आवर्स जब 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, बहुत ही ज़्यादा सफल जब होने लगा ये आंदोलन, तो अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन 0 आवर चलाकर जो है महात्मा गांधी और कांग्रेस के बड़े लीडरों को जो है गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने एक नाम दिया ऑपरेशन 0 आवर कि इसके तहत जो है हमने गिरफ्तार किया है। तो 1942 में ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। आगे देखें हम लोग। तीसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी घटनाओं के विषय में कौन सा सही नहीं है। मेरे भाई कह रहा है नहीं है। तो आप लोग नहीं पर ज़रूर ध्यान दिया करिए पढ़ने में, क्योंकि क्वेश्चन सरल होते हैं नहीं वाला, लेकिन यह जो है हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं ये नहीं पर, इसलिए हम लोग का आता हुआ सरल क्वेश्चन भी हम लोग का गड़बड़ा जाता है। तो देखेंगे क्या कह रहा है। पहला कि काकोरी कांड की घटना 5 मार्च 1921 को हुआ था। नहीं भाई, ये गलत दिया है, यही गलत है। क्यों? क्योंकि जो काकोरी कांड हुआ था मेरे भाई, ये काकोरी कांड 5 मार्च 1921 नहीं हुआ था। ये 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी कांड हुआ था। एक लखनऊ में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, ये सब जो है लखनऊ में एक ब्रिटिश सरकार की मालगाड़ी लूट लिए थे। तो वहीं लखनऊ में काकोरी के पास 9 अगस्त 1925 को, इसमें राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह इन सबको जो है फांसी भी दिया गया था। और बाकी सब सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन अक्टूबर 1924 में, चौरी चौरा घटना जो है 4 फरवरी 1922 को, स्वराज पार्टी गठन 1 जनवरी 1923 को, ये सब सही हैं। तो हमें गलत पूछा था तो हमने गलत बता दिया, ये है। आगे देखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में चलाए गए कर न दो लगान न दो अभियान के प्रमुख केंद्र थे। तो मेरे भाई जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी जी ने जब ये चलाया था 1930 में, तो उस समय उत्तर प्रदेश में एक चलाए गए अभियान था कि कर न दो लगान न दो अंग्रेज़ों को। तो यह इसका केंद्र कौन था मेरे भाई? आगरा और रायबरेली में कर न दो लगान न दो अभियान का केंद्र बनाया गया था।
अगला देखें हम लोग 5वां, निम्नलिखित में से किसे कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार नहीं किया गया था? श्रीपाद, अमृत ढांगे, जयप्रकाश नारायण, नालिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी। तो मेरे भाई इसमें जयप्रकाश नारायण को कानपुर षड्यंत्र केस में नहीं गिरफ्तार किया गया था। तो ये जो कानपुर षड्यंत्र केस था इसमें जयप्रकाश नारायण जो थे इनको भी पकड़ा गया था, लेकिन ये छड़-दीवार डाक कर भाग गए थे, इसलिए ये गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं 6वां, आधुनिक उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब में ताम्रपाषाणी काल से संबंधित संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई जो उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र है, ताम्रपाषाणी काल में संबंधित इस संस्कृति को गेरुआ मृदभांड संस्कृति कहा जाता था या गैरिक मृदभांड संस्कृति। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। तो आगे देखते हैं हम लोग 7वां, क्या करा है इसमें, हड़प्पाई स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? तो मेरे भाई सबसे पहले आप ये जान लीजिए आलमगीरपुर ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ, ये मेरठ में है उत्तर प्रदेश के, और वहाँ ये आलमगीर पूछा है किस नदी के तट पर है, तो ये हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी मेरे भाई यमुना नदी की सहायक नदी है, तो आप लोग जान लीजिए इसे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आलमगीरपुर जो हड़प्पाई स्थल है किस नदी के तट पर है, तो हिंडन नदी के तट पर है। आगे हम लोग देखें, गौतम बुद्ध के जीवन की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, कई बार ये पूछा गया है कि जो बुद्ध की जो जीवन की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन है यह किससे संबंधित है, यह पूछा गया है। तो मेरे भाई यह प्रथम उपदेश के, बुद्ध के जो प्रथम उपदेश थे उससे संबंधित है, धर्म चक्र प्रवर्तन। 8वां क्वेश्चन हमारा। तो चलिए हम लोग अपने 9वें पर। 9वां क्या कर रहा है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि महात्मा बुद्ध अपना जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कहाँ है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो नेपाल से लगता है। इस श्रावस्ती के जो है बहराइच और बलरामपुर के बीच में है, ये नेपाल से लगा हुआ है यह श्रावस्ती। तो आगे चले हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो 1-2 बार पूछे गए हैं। तो आगे देखें हम लोग क्या है 10वां में, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहले आप ये जान लीजिए जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर थे। और आप लोग पूछेंगे 23वें कौन थे? 23वें मेरे भाई पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ। और पहले कौन थे? पहले ऋषभदेव थे। तो ये तो मैं वैसे ही बता दिया आपको, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे भाई ये वैशाली में हुआ था। वैशाली का एक स्थान है कुंडलग्राम, वैशाली बिहार का ज़िला भी है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग 11वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्रत 5वें महाव्रत के रूप में महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था? तो हम सबको पता है मेरे भाई कि महावीर के पहले पार्श्वनाथ जो थे जैन तीर्थंकर, वो 4 जो है व्रत जोड़े थे इसमें कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। लेकिन ब्रह्मचर्य वाला ये था, ब्रह्मचर्य मतलब अपने ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल रखना। ये ब्रह्मचर्य जो 5वां व्रत था ये महावीर के द्वारा जोड़ा गया था, महावीर ने ये ब्रह्मचर्य वाला जोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, भगवती सूत्र निम्न में से किससे संबंधित है? तो भगवती सूत्र मेरे भाई जैन ग्रंथ से है, संबंधित है। ये जैन ग्रंथ से संबंधित है भगवती सूत्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जैन ग्रंथों से। तो आगे चले हम लोग देखते हैं 13वां क्वेश्चन है, महाजनपद कालीन राज्य तथा उसकी राजधानियों से संबद्धता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब एक तरफ महाजनपद दिया है, एक तरफ राजधानी दिया है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, कौन सा गलत मैचिंग है उसे हमें बताना है। तो देखिए वत्स काम्पिल्य दे दिया है, पहले गलती हमें एकदम क्लियर है, सबको याद रहता है। ये वत्स की राजधानी मेरे भाई कौशाम्बी थी, कौशाम्बी। तो सभी को पता है वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी से उत्तर प्रदेश जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य वहीं से आते हैं। तो वत्स की राजधानी यह कौशाम्बी थी। तो बाकी ये गलत था, मैचिंग दे दिया था, तो काम्पिल्य नहीं होगा, कौशाम्बी होगा, बाकी सब सही हैं इसमें। तो हमें गलत पूछा था, गलत ए होगा। चेदी का ये
शुक्तिमती होगा, सूरसेन मथुरा, मल्ल कुशीनगर। तो चलिए हम लोग अपने 14वें क्वेश्चन पर। देखिए, सहेत महेत स्तूप का निर्माण किस महाजनपद कालीन नगर में हुआ था? तो भी एक ये आया था मेरे भाई, सहेत महेत स्तूप जो है इसका निर्माण ये जो नेपाल से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है श्रावस्ती, वहाँ पर हुआ था। सहेत महेत, स से ये भी नाम है, स से श्रावस्ती है, तो ये लोग ट्रिक यहाँ से थोड़ा याद रखी गई है। यस यस, सहेत महेत श्रावस्ती। आगे देखें हम लोग, आधुनिक बुंदेलखंड को महाजनपद काल में किस नाम से जाना जाता था? आधुनिक बुंदेलखंड को महाजनपद काल में किस नाम से जाना जाता था, ये हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई इसे चेदी नाम से जाना जाता था, आधुनिक बुंदेलखंड को चेदी नाम से। आगे हम लोग देखें 16वां, उत्तर प्रदेश से संबंधित मौर्यकालीन अभिलेख स्तंभ या लेखों, उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है। एक तरफ अभिलेख दिया है या स्तंभ लेख, और दूसरी तरफ उसका लोकेशन दिया है कहाँ है। तो हमें ये याद है कि अहरौरा जो है ये मिर्ज़ापुर में है, ये तो एकदम क्लियर है हमें। 16वां में अहरौरा मिर्ज़ापुर में है, और ये टोपरा है ये सहारनपुर में है। ये सारनाथ जो है मेरे भाई ये मथुरा में नहीं है, और सोहगौरा जो है ये गोरखपुर में है। तो ये हमें देखिए, हमें याद नहीं है, रियल बता रहे हैं, सारनाथ जो है मथुरा में नहीं है और ये दूसरी जगह है, मथुरा में तो नहीं है। तो यही जो है ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो आप लोग बताइए सारनाथ जो है ये कहाँ पर दिया गया है, सारनाथ जो है अभिलेख कहाँ पर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मथुरा में लेकिन नहीं है ये। अब देखिए क्या है, रेह जो प्रयागराज में है, तो यह अभिलेख किस शासक से, मतलब इस अभिलेख में किस शासक का उल्लेख किया गया है? मेरे भाई इसमें जो है ये 17वां वाला अपना ये क्वेश्चन है, इसमें मिनांडर शासक का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। 18 वाला देखें हम लोग क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त के चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी होने की पुष्टि करता? हमें पता है मेरे भाई, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी ये समुद्रगुप्त हुआ था। तो यही कह रहा है कि कौन से अभिलेख से यह हमें जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है समुद्रगुप्त था। तो मेरे भाई ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है हमें। इसको कौन लिखा था? हरिसेन ने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था, संस्कृत में ये लिखा गया है। तो चलें हम लोग आगे देखते हैं 19वां वाला, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। तो विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। तो मेरे भाई ये एक फाहियान चीनी यात्री था, ये विदेशी पूछा है कि कौन सा विदेशी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय काल में ये फाहियान भारत आया था। ये फाहियान एक चीनी यात्री था, और ये ऐसा पहला चीनी यात्री था जो अपने यात्रा के बारे में लिखा है और बताया कि हम जो है रेशम मार्ग से होकर आए हैं। ये बताया है कि रेशम मार्ग जहाँ से पहले जो है रेशम का व्यापार होता था। 20वां देखें क्या कर रहा है, गुप्तकालीन जानकारी का स्रोत नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे हमें गुप्त काल की जानकारी नहीं मिलती है और सबसे मिलती है, ये बताना है हमें। तो मेरे भाई ये टोपरा स्तंभ लेख जो है, इससे ये गुप्त काल से, इससे जानकारी इसमें नहीं है, ये गुप्त काल से संबंधित नहीं है। बाकी मथुरा लेख, बिलसड़ अभिलेख, गढ़वा अभिलेख, ये सब जो है गुप्त काल से संबंधित हैं। 21वां देखते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित गुप्त काल की जानकारी के प्रमुख स्रोतों तथा उनकी वर्तमान अवस्थिति के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है इसे हमें बताना है। एक तरफ स्रोत दिया है, दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति दिया है, इसको बताना है हमें 21वां वाले क्वेश्चन में। तो मनकुंवर अभिलेख जो है ये तो प्रयागराज में ही है, संबंधित है। और करमदंड अभिलेख, नाम से यह करमदंड अयोध्या में है। और कहोम अभिलेख ये बस्ती में नहीं है, यही गलत है हमारा। और भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर, उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर जो कानपुर में है तथा दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में है किस वंश से संबंधित है? 22वां क्वेश्चन हमारा
किस वंश से संबंधित है मेरे भाई ये? तो ये गुप्त काल से संबंधित, गुप्त वंश से संबंधित है ये दोनों मंदिर भीतर, कानपुर का भीतर गांव मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। आगे देखें हम लोग, मौखरी वंश के इतिहास का स्रोत नहीं है, यानी कौन सा अभिलेख जो है मौखरी वंश के इतिहास का स्रोत नहीं है, यह बताना है हमें 23वें क्वेश्चन में। तो इसमें जो है गढ़वा अभिलेख प्रयागराज, यह मौखरी वंश के इतिहास से संबंधित नहीं है, और बाकी सभी हैं हरहा अभिलेख बाराबंकी, सोहनाग अभिलेख देवरिया, भिटौरा अयोध्या, ये सब मुहरे जो हैं ये सब मौखरी वंश से संबंधित हैं। आगे हम लोग देखें, किस वर्धन शासक ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, यह हमें बताना है। वर्धन शासक ने, 24वां क्वेश्चन है ये हमारा। तो ऑप्शन नंबर ये डी होगा, इसमें वर्धन है, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन जो था मेरे भाई, तो थानेश्वर के स्थान पर यह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। 25वां क्या कर रहा है, संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति किसके दरबार में निवास किया करते थे? संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति किसके दरबार में रहते थे, ये पूछ रहा है 25वें में। तो मेरे भाई ये रहते थे यशोवर्मन के दरबार में। तो चले हम लोग अगले क्वेश्चन पे। मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भाग नहीं लिया था? 26वां क्वेश्चन में तो वर्धन ने भाग नहीं लिया था, और बाकी जो है ये राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, ये सब ने भाग लिया था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, तो ये पूछ रहा है। अभी एक आया था इसमें कि महाजनपद में क्या बोला जाता है, तो चेरी बोला जाता था बुंदेलखंड को, ये लेकिन ये उसका पुराना नाम पूछ रहा है बुंदेलखंड का। तो इसमें पुराना नाम क्या था इसमें बुंदेलखंड का, तो जेजाक भुक्ति, बुंदेलखंड का जेजाक भुक्ति इसका नाम था, ऑप्शन डी। तो चले हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, अट्ठाईस वाला मेरे भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंदावर के युद्ध के बारे में पूछ रहा है। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मेरे भाई ये जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। जयचंद चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इब्राहिम शाह शर्की ने कराया था जौनपुर की अटाला मस्जिद। जौनपुर उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है। चलिए हम लोग देखें, शिक्षा, संस्कृति, व्यापार एवं कला का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? मेरे भाई जौनपुर को ही। जौनपुर जिस राज्य से मैं हूँ, जिस ज़िला से मैं हूँ, जौनपुर ज़िले से, यही ज़िला जो है शिक्षा, संस्कृति, व्यापार एवं कला का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपुर। 31 देखें, उत्तर प्रदेश के भक्तिकालीन संतों एवं उसके जन्मस्थान के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ संत दिया है, एक तरफ उसका जन्म स्थान दिया है, तो यही कौन सा मैच नहीं कर रहा है वो ये हमें बताना है। तो सूरदास आगरा में जन्मे थे, सही बात है। रामानंद प्रयाग में जन्मे थे। तुलसीदास राजापुर चित्रकूट में। कबीर महगर में। मेरे भाई यही गलत दिया है। कबीर को सब लोग कह रहे थे कि आप काशी में मरेंगे तो आपको जो है मुक्ति मिल जाएगा, स्वर्ग। वो कह रहे थे नहीं, हम मगहर में ही मरेंगे। तो वहाँ वो मगहर में जाके मरे थे मेरे भाई, मगहर में जन्म नहीं हुआ था उनका। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। तो चले हम लोग देखें 32, कबीर की शिक्षाओं का संग्रह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो कबीर की जो शिक्षाओं का संग्रह है मेरे भाई वो कहलाता है बीजक। हम लोग इसे हाई स्कूल या इंटर में मतलब पढ़े होंगे अच्छे से। बीजक बहुत ही फेमस उनकी रचना है कबीर की। आगे हम लोग देखें 33 वाले में, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई इसे अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 देखें, किस मुग़ल बादशाह की मृत्यु
मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो ये हमें बताना है 34वां में। तो आप लोग इनके बारे में भली भांति परिचित होंगे, हुमायूं के बारे में। इनके बारे में कहा जाता है इसके जीवन जैसे लड़खड़ाते हुए चल रहा था, इसी तरह ये लड़खड़ाते हुए मर भी गया। तो हुमायूं के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये बाबर के पुत्र थे। इनके पुत्र जो है अकबर हुए और इनके बाप जो है बाबर थे। चले हम लोग देखें आगे 35 में। निम्नलिखित में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दावली का साथ दिया था? 35वां क्वेश्चन है ये हमारा। तो मेरे भाई शुजाउद्दौला ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दावली का साथ दिया था। 36वां में देखें। उत्तर प्रदेश के सल्तनतकालीन स्थापत्य या नगर तथा उसके संस्थापकों के विषय में कौन से सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थापत्य या नगर दिया है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए हैं। कौन सा गलत है ये हमें बताना है 36वां वाले क्वेश्चन में। तो मेरे भाई अभी मैंने बताया जो जौनपुर का देखिए जो अटाला मस्जिद है वो इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था, फिरोज़ शाह तुगलक ने नहीं। तो अभी मैं ऊपर वाले से ही आप इसे समझ जाएंगे क्योंकि हमारा ज़िला जौनपुर में है तो मैं इसे अच्छे से परिचित हूँ। तो ये गलत है, यहाँ पर फिरोज़ शाह शर्की नहीं होगा। तो बाकी सब सही। जामा मस्जिद बदायूं में है इल्तुमिश ने, आगरा शहर सिकंदर लोदी ने, झज्जरी मस्जिद जौनपुर में है इब्राहिम शाह शर्की ने। तो ये गलत था, अटाला मस्जिद बी वाला 36वां। तो चले हम लोग 37। क्या है इसमें 37वां में? तो क्या है इसमें? उत्तर प्रदेश के मुगल कालीन स्थापत्य तथा उनके संस्थापकों के विषय में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थापत्य दिया है और दूसरे तरफ उसके संस्थापक हैं। कौन सा मैच नहीं कर रहा है इसे हमें बताना है। तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, सबको पता है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में जो है वो जहांगीर ने बनवाया था। 37वां में ये हमसे पूछ रहा है, 37वां क्वेश्चन जो है हमारा। तो हाँ, ये जहांगीर ने ही बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा हुमायूं ने नहीं बनवाया था, यही गलत है। और इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में है, ये नूरजहां ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बुलंद दरवाज़ा हुमायूं ने नहीं बनवाया था। आगे देखें हम लोग 38 वाला। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था 38वां क्वेश्चन में? तो ये हमारा हो जाएगा 1925 में। हाँ, 1925 में ये हुआ था इसका गठन। 39 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो मेरे भाई 1950 में 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जो नाम रखा गया, इससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 39 वाला हमारा ये क्वेश्चन। आगे देखें हम लोग 40 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध करते हुए यूनाइटेड किंगडम पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो मेरे भाई आप लोगों को पता होना चाहिए, जो सर सैयद अहमद खान हैं, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापना हो रही थी तो इसका बहुत विरोध किया था। कह रहा था ये ठीक नहीं होगा। तो कांग्रेस की स्थापना का विरोध करते हुए इन्होंने ये एक UIPA नामक की ये यानी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। 41 देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो मेरे भाई इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट जैसे महान राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा किया गया था। आगे देखें हम लोग। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों तथा अध्यक्षों के विषय में कौन सा असंगत है, यानी कौन सा गलत है? किस वर्ष में एक तरफ वर्ष दिया है, दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष दिए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। किस वर्ष कौन अध्यक्षता किए थे? तो 1888 में जॉर्ज यूले किए थे, पता है हमें। 85, 86, 87, 88 चौथी बार ये जो है ये जॉर्ज यूले को मिला था। और 1925 में एनी बेसेंट। मेरे भाई यही गलत है, एनी बेसेंट को 1925 में नहीं, एनी बेसेंट को जो मिला था ये 1917 में मिला था। और एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस मतलब कांग्रेस की कोई सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी तो वो एनी बेसेंट बनी थी। तो अगर पूछा जाए कांग्रेस की सबसे मतलब पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो मेरे भाई सरोजनी नायडू थी वो।
तो आगे चले हम लोग देखते हैं 43 में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो मेरे भाई सिंपल क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, और इसके साथ ही साथ कांग्रेस जो 2 धड़ों में बट गई थी, नरम दल गरम दल, उनका भी समझौता हुआ लखनऊ अधिवेशन में। 44 क्या, उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं थे। देखिए ये लाजवाब क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं। ये बाबा रामचंद्र जो हैं यह एक किसान नेता थे, लेकिन उत्तर प्रदेश किसान सभा गठन में ये सम्मिलित नहीं थे, और बाकी सभी थे। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, ये सभी थे। ऑप्शन नंबर ए बाबा रामचंद्र नहीं थे, जबकि ये किसान नेता थे। 45 देखें हम लोग क्या कह रहा है 45 में, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यानी ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये जीरंगा, बाबा रामचंद्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे इसमें 45वां में। तो मेरे भाई इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए ये थे। 46 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा पुरातात्विक स्थल जहाँ से पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मतलब पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक अवशेष प्राप्त हुए, यह कौन सा उत्तर प्रदेश का मतलब पुरातात्विक स्थल है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ये 46वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का पुरातात्विक स्थल जहाँ से ये प्राप्त हुआ था, तो ये मेरे भाई चौपानी मांडो से, चौपानी मांडो ऐसा है जहाँ से पुरातात्विक काल से लेकर नवपाषाण कालिक तक अवशेष प्राप्त हुए। देखें हम लोग ये 47, बेलन घाटी का विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नहीं था। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा आपका चंदौली, सी वाला, क्योंकि यह एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और ये सब लगभग एक ही आसपास के हैं। तो चंदौली ऑप्शन नंबर सी जो है ये 47 वाला, ये बेलन नदी घाटी का विस्तार यहाँ तक नहीं था। किस पाषाणकालीन स्थल से समाधान एवं गर्त चूल्हों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। किस पाषाणकालीन स्थल से 48वां पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पर सराय नाहर राय से समाधान एवं गर्त चूल्हों के साक्ष्य प्राप्त हुए। 49 देखते हैं हम लोग, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से मिले थे। तो दमदमा से, ऑप्शन नंबर ए। तो आगे हम लोग देखते हैं 50वां में क्या है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से धान की खेती का साक्ष्य मिला है। तो मेरे भाई दोनों जगह से कोल्डिहवा, लहुराबीर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, यहाँ से मिला है। तो हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए मेरे भाई, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे